ओके सो स्टूडेंट्स, इट वाज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क जिसे हम लोगों ने ड्राइव किया था। एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क में हमने क्या कहा था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट में जा रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है हर जगह पे। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द लाइन बिल्कुल सेम है हर जगह पर। तो यहाँ पर जब एक डाइपोल रख दिया तो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, राइट। और दूसरा यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो जो फोर्स होगी वो कितनी होगी बेटा, वो QE के बराबर होगी। जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, यानी कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में चार्ज आ गया, QE आ गया, राइट। ये QE के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्स होगी यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में एक्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे ना एक कपल ऑफ फोर्स बन गया। एक तो फोर्स ये एक्ट कर रही है इस एंड पर और एक एक्ट कर रही है यहाँ पर। आपको पता है जब कपल ऑफ फोर्स होती हैं तो एक नई फोर्स एक्ट करती है जिसे टॉर्क बोलते हैं। जिसे तो टॉर्क आपने 11th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव फोर्स है -QE, एक प्लस फोर्स है +QE, राइट। तो अगर लीनियर फोर्स की बात करें तो नेट लीनियर फोर्स यहाँ पर 0 है। तो नेट लीनियर फोर्स 0 है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डाइपोल के अंदर नहीं होगा। बट टॉर्क एक्ट कर रहा है तो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि लीनियर मूवमेंट मोशन नहीं होगा, रोटेशनल मोशन होगा। तो रोटेशनल मोशन में मैंने आपको बता दिया टॉर्क रोटेट करेगा, इसको ट्राई करेगा कि डाइपोल को, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, डाइपोल को किसी भी तरह से रोटेट करके इसी डायरेक्शन में ले आए। तो दिस इज द टॉर्क। अब टॉर्क कितना होगा जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, अब हमें उसे रोकने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो अगले एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे। बट टॉर्क को मैं बता चुका हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको पता ही चल गया, ये वाला जो BC है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब मैंने यहाँ पे BC की वैल्यू क्या बन जाएगी, ट्राइंगल ABC में AB sin थीटा, AB की वैल्यू तो 2A है, sin थीटा एक्ट कर गया। तो ये पूरी की पूरे एक्सप्रेशन में कल बता चुका था, ये आ जाएगा। इसको हम P नाम दे देंगे, तो यहाँ पे PE sin थीटा भी बोल देंगे। बट वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए जब sin थीटा को हटाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लग जाती है। ये भी ध्यान रखना, जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही होगी, यानी कि बिल्कुल ये जा रही होगी ऐसे, क्योंकि नेगेटिव नीचे रखा हुआ है चार्ज और पॉजिटिव ऊपर है यहाँ पर। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। और ये जो डायरेक्शन दिखा दे रही है हॉरिजॉन्टल में, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फिर टॉर्क की कहाँ एक्ट करेगी, वो राइट हैंड क्रॉकस्क्रू रूल, यानी कि फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द टॉर्क, जो कर्व फिंगर्स हैं वो P को रिप्रेजेंट कर रही होंगी और थंब E को। तो जैसे हम एक स्क्रू को टाइट करते हैं तो उस तरह से हमने वहां से उसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब यहाँ पे हम लोग स्पेशल केसेस की बात करते हैं। तो हियर थीटा विल बी 0, तो आपको पता है P sin थीटा, तो पूरा टॉर्क 0 आ जाएगा। अब देखो ये कितना वो हो गया, यानी कि अब हमारे पास में ये कब होगा, कब केस आएगा ये, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ यार, थीटा 0 का मतलब ये हुआ ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि डाइपोल मूवमेंट भी ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। थीटा 0 हो जाने का मतलब बिल्कुल इधर को आ जाएगा ये, ठीक है। तो जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा तो इसका मतलब ये आ गया कि हमारे पास में थीटा 0 है तो टॉर्क भी 0 हो गया। ओके, टॉर्क 0 होने का मतलब हमारी एक्सिस जो है डाइपोल की वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब देखा जाए तो टॉर्क भी 0 है, लीनियर फोर्स तो वैसे ही 0 होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो जो हमारा डाइपोल है ना तो उसके ऊपर रोटेशनल मोशन होगा ना ही लीनियर मोशन होगा, तो वो परमानेंटली इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करेंगे तो फिर वो अपनी जगह पे आना चाहेगा, तो उसको बोलते हैं हम स्टेबल कंडीशन। जब थीटा हमारा 90 हो जाएगा, नाउ द केस इज सेकंड, जब थीटा 90 हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हो गई और डाइपोल हमारा ऐसे हो गया, यानी कि एक तरह से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और ये केस क्या बन गया हमारा, नेगेटिव वाला केस आ गया। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव, तो थीटा एंगल कितना बन गया बेटा, 90 डिग्री बन गया, यहाँ 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1 होती है। जब ये हमारे पास में मैक्सिमम हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा टॉर्क, सॉल्व करके पी आ जाएगा। इस सिचुएशन में डाइपोल के पास लीनियर फोर्स तो 0 होगी, बट एंगुलर फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी। या चाहे तो इधर को रोटेट कर दो, इधर को रोटेट होता चला जाएगा, इधर को रोटेट करोगे तो इधर को ही रोटेट होता चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन को हम अनस्टेबल सिचुएशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, अनस्टेबल सिचुएशन। दूसरा केस है, अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वर्ड आता है, उसको डिफाइन करना पड़ा तो कैसे डिफाइन करेंगे। मेरा कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए लेट मेरे पास में इक्वेशन था टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर था, मेरा टॉर्क था P इज इक्वल टू ई। P को E के बराबर लिख दिया मैंने। अगर P को E के बराबर लिख दिया, अगर मैं मान लो E को 1 ले लेता हूं तो टॉर्क मेरा किसके बराबर आ गया बेटा, P के, टॉर्क P के बराबर आ गया। यानी कि अगर मैं P की बात करूं किसके बराबर आ गया, P टॉर्क के बराबर आ गया। तो अगर P डाइपोल मोमेंट को वैसे तो हमने मैथमेटिकली डिफाइन किया है, इट इज मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल। बट अगर वैसे डिफाइन करना पड़े मुझे डेफिनेशन वाइज, तो क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क व्हेन टॉर्क keep to मतलब required to keep in the electric dipole keep to require in perpendicular direction of the unity electric field। यानी कि जब यूनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी डाइपोल को 90 डिग्री पे रखते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा डाइपोल मूवमेंट टॉर्क के बराबर होता है। टॉर्क की यार यूनिट्स वगैरह तो आपको पता ही है, कूलम पहले भी हमने पढ़ी है, वैसे तो न्यूटन मीटर होती थी, बट अगर आप यहाँ पे देखें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्योंकि वो मैकेनिक्स में थी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में, तो पी का मतलब कूलम मीटर, ई का मतलब न्यूटन पर कूलम, तो कूलम से कूलम चला गया, फिर से सॉल्व करके वही न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको पता था। अब आता है हमारे पास में, अब थोड़ा सा फिर ध्यान से सुनो, अभी हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज डायग्राम की तरफ करो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट वन। यहाँ पे मैं फर्स्ट वन डायग्राम की बात कर रहा हूं। देखो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक पॉइंट पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बड़ा सर्किल बना लेता हूँ, और यहाँ पे और ज्यादा है, और मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा है। थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वेरी करती जा रही है, बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, तो यार देखो, जब यहाँ पे मैं एक नेगेटिव चार्ज रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो जो चार्ज यहाँ नेगेटिव है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है तो फोर्स होगी राइट टू लेफ्ट, एज डायग्राम में मेंशन है। और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी वो होगी हमारे पास में, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो यहाँ पे फोर्स जो होगी वो लेफ्ट टू राइट ही होगी। ऑब्वियस है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होती है, और जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होती है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है। डन। अब थोड़ा समझने की बात करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कम बताई, तो आप एक चीज बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो अट्रैक्शन वाली फोर्स होगी लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट में जाने वाली फोर्स होगी, ये थोड़ी वीक होगी, वीक फोर्स होगी। अब जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी, हाई होगी। अगर आप रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे तो हाई की तरफ ही तो बॉडी मूव करके जा रही होगी, तो नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी अपोजिट टू। तो अब इसके कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि जब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, अब देखो, जब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म के केस में सेम है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी उधर को ही होगी, तीनों की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी। ठीक है, ओके। नाउ द केस इज 2। अब मैं इस 2 नंबर केस पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा क्या है। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं तो सपोज, अब यहाँ पे क्या देख रहा हूं बेटा, मैं यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये क्या चार्ज है मेरा, नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई कि जो नेगेटिव चार्ज है तो डाइपोल मूवमेंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट को ही जा रही है, ये भी ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अभी अभी जैसे मैंने पहले डायग्राम में बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एज इट इज है, यहाँ पे मान लो कम है, लेट सपोज आई कंसीडर इट एक छोटा डॉट से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ थोड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली थी मैंने, और यहाँ पे और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यानी कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी, यानी कि ज्यादा हो रही होगी। ऐसे ये कोई जरूरी नहीं है ज्यादा हो रही होगी, बट मैंने लेट किया है इक्वेशन इस डायग्राम में कि भाई वेरी कर रही है, और मान लो ए पॉइंट पे कम थी तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ए पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। बट बी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो बी पे जो डायरेक्शन होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी बेटा। बट यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन अब की बार यहाँ की तरफ आ रही है। देखो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम थी, फोर्स की डायरेक्शन भी उधर ही आई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स की डायरेक्शन जो है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आई। तो दूसरे वे में ये कह सकते हैं भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तो दोनों केसेस में डायरेक्शन सेम है, बट फोर्स की डायरेक्शन भी उधर ही है जिधर को डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में। इससे एक छोटा सा एक एग्जांपल भी आप देखने को मिलेगा। मान लो मैंने एक ग्लास, जब मैंने कहा था एक ग्लास रॉड को, या ये कह लो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, या तो उस केस में क्या हुआ था हमारे पास में, ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव, वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही थी। पता है होगा क्या, जब हम जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को उसके पास लेके जा रहे थे डस्ट पार्टिकल के पास, तो जो पॉजिटिव के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी। तो जो नेगेटिव, मान लो जो पार्टिकल नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनके अंदर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि डस्ट से ग्लास रॉड की तरफ हो गई थी, इसीलिए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन उधर हो गई थी, तो अट्रैक्शन फोर्स भी उसी डायरेक्शन में एक्ट कर गई थी, और डस्ट पार्टिकल जमीन से उठ करके ग्लास रॉड के साथ स्टिक हो रहा था। सो नेक्स्ट केस, अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या है यार, वो तो सिंपल, ये हमारे पास में यहाँ दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, उसका चार्ज दे रखा है प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ये 2a दे रखा है, और इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ एंगल 30 डिग्री लिख लो, क्योंकि मेरा डायग्राम के अंदर में डायग्राम में इधर नीचे देख रहा हूँ, दिस इज 30 डिग्री, ओके, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, ओके। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि क्या क्या दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बोला जो चीजें गिवन है, चार्ज दे रखा है, 2a दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, एंगल भी साथ में दे रखा है। तो फिर पूछा क्या है, क्या दे वांट टू व्हाट दे वांट, ये चाह रहे हैं इन्हें टॉर्क निकाल के दें। तो टॉर्क का फॉर्मूला है बड़ा सिंपल है, पी साइन थीटा, और पी तो कैसे निकालेंगे, Q इंटू 2a ई साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू ई, चलो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो यार आपके पास चार्ज भी है, बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम था, 100 को माइक्रो में बदलने के बाद ये वैल्यू आ गई, उसके बाद ये वैल्यू 1 mm में 10 to 2a की वैल्यू, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास में 10 to the power -3, ये भी ठीक है भाई, 2a की वैल्यू 10 to the power -3, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू किसकी हो गई, पी की वैल्यू, ये तो हो गई चार्ज की,
ये हो गई 2a की, ये साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इन सारी वैल्यूज को यूज करके देखते हैं तो दिस विल बी द टॉर्क। और किधर एक्ट कर रहा होगा, ये ट्राई टू रोटेट मेक द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा केस है। अब यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट केस आ गया, मान लीजिए मुझे ये बताया गया है कि सपोज मेरे पास में क्या दे रखा है बेटा, अब मेरे पास में यहाँ बताया है कि एक डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। फिर से मैं यही वर्ड यूज करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मेरी इस डायरेक्शन में है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है और मेरी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। ओ यार, फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में, क्यों है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी लेफ्ट टू राइट है, तो पॉजिटिव की फोर्स की भी लेफ्ट टू राइट ही होगी, ठीक है। सो +1 मेक योर अटेंडेंस, यार मेरे को एक बार ना देखना है आपको। गोविंदर मैम को आपकी अटेंडेंस है। ओके, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मेरी रखी हुई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने इसको वैल्यू को यूज कर लिया। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो किसी एंगल थीटा पे मैंने डाइपोल को रख दिया, तो इस डाइपोल पे टॉर्क एक्ट कर रहा हुआ, अभी डेरिवेशन है, जो ट्राई कर रहा होगा इसको क्लॉकवाइज घुमाने की, यानी कि वो चाह रहा होगा ये ऐसे घूम जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये डाइपोल आ जाए। मुझे अगर इसे रोकना है तो आई हैव टू परफॉर्म वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, या जो भी चीज इसको रोकेगी वो बट ये भी देखेंगे जैसे जैसे एंगल चेंज होगा टॉर्क चेंज होगा, तो हम डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ऐसे केस में क्या करते हैं, हम वर्क डन बाय द एलिमेंट्री पोर्शन का वर्क डन निकालते हैं, देन इंटीग्रेट करते हैं। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है यार, टॉर्क इनटू एंगल थीटा। और जब मैं एलिमेंट्री पोर्शन की बात कर रहा हूँ तो यार यहाँ पे थीटा है, तो एलिमेंट्री पोर्शन मान लो मेरा डी थीटा हो जाएगा। सपोज मैं एक जगह से दूसरी जगह पे स्मॉल डिस्टेंस मूव करा के ले गया इसको, तो ये तो छोटा ही एंगल यूज होगा ना यहाँ पे, तो दैट विल बी डी थीटा। नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट दिस इज टॉर्क की वैल्यू पुट कर ली डी थीटा, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ये डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क आ जाएगा पी साइन थीटा, डी थीटा को भी इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी। अच्छा, अब आपको पता है ये फाइनाइट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इनफाइनाइट तो कर नहीं सकते भैया, कोई तो लिमिट होगी, कहां से चलाया कहां तक लेके गई, तो ऐसे इंटीग्रेशन को फाइनाइट कहते हैं। मैथमेटिकल टूल्स +1 में किए थे, और अब +2 में जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है तो पूरा कैलकुलेशन 50% के करीब पूरा कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से, मान लो मैं θ1 से लेके जा रहा था इसको, सपोज यहाँ से, और θ1 से लेकर के मैं इसे θ2 पे ले जाऊं, अगर ऐसा हो जाए तो जो मैं वर्क करूंगा उसे θ2 पे चला जाएगा, सपोज कहीं भी कोई भी θ2 ले लो, ओके। तो यहाँ इसको मैंने θ2 ले लिया, तो मेरी इनिशियल लिमिट θ1 हो गई, फाइनल लिमिट मेरी θ2 हो गई। मैंने इंटीग्रेट कर दिया यार, साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस होता है। लिमिट आपको पता है एंगल की लगेंगी, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल लगा दी θ2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, थीटा की जगह पे θ2 लिख दिया, माइनस θ1 लिख दिया। दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन। जो मैं वर्क करूंगा ये अपने अंदर उसे एज ए, जो जिसे एज ए एनर्जी स्टोर कर लेगा, तो हम ये भी कहते हैं इट इज द एनर्जी स्टोर बाय द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी केस ले लिया इसका, स्पेशल केस, सपोज मेरा डाइपोल पहले ही 90 डिग्री पे था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे था, तो θ1 इज 90
और मैं उसे घुमा करके कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, किसी भी एंगल पे लेके जाना चाहता हूँ। तो दिस इज माई एंगल, मान लो मैंने यहाँ ले लिया, ये θ2 हो गया, θ2 ये मेरा हो गया, ठीक है जी। तो या थीटा नाम दे दो इसको। तो इनिशियल θ1 मैंने एंगल ले लिया और फाइनल मेरा थीटा हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि cos 90, जहाँ थीटा में लिख रहा था θ2, θ1 लिख रहा था मैं, वहां cos 90 पुट कर दूंगा। इस एंगल से कंपेयर कर रहा हूँ, इस इक्वेशन से, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। और जहाँ पे θ2 पुट कर रहा था वहां थीटा पुट कर दिया। आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट दिस इक्वेशन। This is the energy when I rotate the dipole from 92 at an angle theta. अब ये जो वर्क होता है वो एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है डाइपोल के अंदर। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसको कॉस को हटा देते हैं तो डॉट लगा देते हैं। जैसे टॉर्क तो क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। अब ये एनर्जी है तो ये स्केलर है, तो कॉस हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। दिस विल बी द केस। अब ये है जब किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। एक्चुअल फॉर्मूला है पीई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि एक डाइपोल है, डाइपोल का मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, ये रही 2 × 10⁴ न्यूटन, अलाइंग एट एन एंगल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहते क्या है, कहां पे रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा था, यानी कि θ1 इज 0। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जब डाइपोल कीप एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी θ2 की वैल्यू दे दी 60, आपको तब एनर्जी निकालनी है। भाई देखो आपको डाइपोल मोमेंट इज गिवन। पहले मैंने बताया था न्यूमेरिकल करना ना बड़ा आसान हो जाता है अगर आपको एग्जैक्टली वैल्यूज कैसे करना है। सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को हम ध्यान से पढ़ते हैं, जो गिवन डाटा है उसे चुप लिखते चले जाते हैं समझ के अनुसार, फिर जो चीज है उसको पता लगाते हैं वो क्या है। अब हमारे पास में इसमें क्वेश्चन राइज हुआ, भैया इसका मतलब था पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए। अब जब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो। अब ये फॉर्मूले में ये चेक करो क्या क्या चाहिए, क्या गिवन है वो। अब वो वैल्यूज को सारी देख लो। बेटा यहाँ पे दे रखा डाइपोल मोमेंट, माइनस तो लगाई है, पी की वैल्यू पुट कर दी, फिर ई की वैल्यू पुट कर दी, फिर cos θ1 cos θ2, ठीक है, cos θ1 एंड cos θ2। तो cos थीटा नहीं यार, ये क्या होगा, इट वाज θ1 to θ2, माइनस लगने से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम माइनस वर्ड यूज कर लेंगे ना, देखो प्लस था तो उसमें क्या आ रहा था, आप कंफ्यूज मत होना। जो प्लस था तो हमारे पास में यहाँ क्या आ रहा था, θ1 पहले था प्लस के केस में, ये इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी, इसी को तो एनर्जी नाम दे रहे थे हम। तो प्लस है तो θ1 आगे था। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा आगे तो ऑब्वियस है यार, cos थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, cos थीटा आगे आ जाएगा। तो ये उसी के भी यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। cos θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। cos θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इन सब की वैल्यूज को बेटा पुट किया एंड वी गेट द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। सो नाउ द पॉइंट इज, वैसे तो नॉर्मली कुछ चीजें और हैं जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताना चाहता हूँ। फाइनली तो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर इज ओवर नाउ, बट सम ऑफ द क्वेश्चंस जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ, बट ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए शायद हो सकता है थोड़ा टफ लगे, बिकॉज यहाँ मैंने इंटीग्रेशन बार बार यूज हो रहा है। मैंने क्या किया कल, वैसे मैंने आपको ये इक्वेशन बताया था, आपको याद होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इक्वेशन बताया था, बिल्कुल सेम है ये, मगर ध्यान रखो ये कोई केस क्या था हमारे पास में, ये ऐसे चार्ज रॉड को रखा हुआ था वर्टिकल, ऐसे चार्ज रॉड थी, ठीक, इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया मैंने। तो ध्यान रखना जो इसकी हॉरिजॉन्टल चीज है वो वर्टिकल बन जाएगी, जो वर्टिकल है उसकी वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। एक कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा दूर कर लेना। ठीक, इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया, ये इक्वेशन मेरे पास आ गया बेटा। अब मैंने क्या किया, आप ध्यान से सुनो, सपोज यहाँ पे कोई मेरा एक मिड पॉइंट ले लिया, यहां से
एक तरफ तो ये कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट की डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट पी मान लिया, वेयर आई हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये पूरी की पूरी रॉड चार्ज है। अगर मैं जनरल बात करूं तो पूरी की पूरी रॉड चार्ज है। यहां तक पूरी रॉड है, ठीक है। अब मेरे पास में क्या कंडीशन आ गई, इस पूरी को मैंने एल नाम दे दिया। इस पूरी में चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज क्यू होगा। अच्छा, लैम्डा जिनको नहीं पता है वो फिर से देख लो, लैम्डा को हम क्यू अपॉन एल भी बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी है भाई यहाँ पर। इसको ये भी पता है आप लोगों को, क्यू अपॉन एल है तो इट माइट बी डी क्यू अपॉन डी एल भी हो जाए। इसको यहाँ पे डी क्यू ओवर डी एल भी कह देंगे। ओके, तो मैं डी क्यू की जब बात करूंगा तो डी एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा लैम्डा को, राइट। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एसपी पर। ओके, अब एक चीज देखना बेटा ध्यान से, मैंने एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। सपोज ये यहाँ पे मेरा ए पॉइंट बन रहा है और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, बी पॉइंट। यस, ये बी पॉइंट है। इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही होगी बेटा। प्लीज ये इधर की तरफ देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, बिल्कुल। अगर एक और चीज, इस एंगल को मैंने थीटा लिया है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा यार। ये एंगल क्या होगा, वर्टिकल के वाला, वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अब समझने का ध्यान देना। मैं अगर इस डायरेक्शन की बात करूंगा तो वैसे तो क्या जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, कॉस, क्योंकि थीटा के साथ क्या लगना चाहिए, कॉस। मैं इसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन बोलता ना अगर मैं ऊपर की तरफ लेके चलता इसे, बट अगर मैं वर्टिकल बोलूंगा तो इसे साइन ही यूज करूंगा। और इस डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि वो जो हमारे पास में रॉड रखी थी यूनिफॉर्मली चार्ज, वो वर्टिकल रखी थी या हॉरिजेंटल है, जो इसमें हॉरिजेंटल होगा वो उसमें वर्टिकल होगा, बस सिंपल सा केस ये था। अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में इसे हॉरिजेंटल की बात कर रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं अगर हॉरिजेंटल बोलूं तो यहाँ यार हॉरिजेंटल डायरेक्शन में साइन लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक तरफ तो डी साइन थीटा आ गया, सॉल्व किया, डी की वैल्यू क्या होगी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर तो ये डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, लैम्डा की जगह पे डी एक्स ले लिया, डी एल की जगह पे डी एक्स ले लिया। अब हमारे पास में वो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर भी ले लिया। इसको बेटा सॉल्व करते चलना आप, पूरा का पूरा वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जब यहाँ पे से जो चीज कांस्टेंट है वो उसे आप निकाल लेना, आर की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा इंटीग्रेशन करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लेट एक्स को 10, ये इंटीग्रेशन करने की प्रैक्टिस पे ही आता है कि हमें ये पता चलता है हम इस एक्स की जगह पे क्या लेट करें। तो अगर मैं इस x की जगह पे tan थीटा पुट करूंगा तो इस x को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये dx बन जाएगी, तो dx की वैल्यू भी मेरी आ जाएगी। यार x की वैल्यू tan थीटा है तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। और इनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पुट कर ली, a की तो a रहेगी, x की जगह पे क्या पुट कर लूंगा, tan थीटा, a का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर tan स्क्वायर, ये वैल्यू भी मुझे पता चल गई। किसकी वैल्यू है ये, ए स्क्वायर प्लस इन तीनों वेरिएबल की, x की, dx की, x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर डी। थोड़ा टफ डेरिवेशन है, नीड योर अटेंशन ऑन द ये पीपीटी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, मेरे पास में सब की वैल्यूज पुट कर दी मैंने इस इक्वेशन में। x की जगह पे क्या पुट कर दिया, tan थीटा, dx की जगह पे क्या पुट कर दिया, a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की जगह पे क्या पुट कर दिया, ए क्यूब सीकेंट क्यूब का थीटा। सॉल्व करने के बाद जब ये वैल्यू आई ना तो ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की,
ये वैल्यू। साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस इनिशियल। अच्छा एंगल क्या लगेंगे, -θ1 से θ2। यार ये एक को क्लॉकवाइज जाएगा एंगल, इधर को जाएगा, एक को क्या लेंगे, एक इधर को जा रहा है, एक एंगल इधर को जा रहा है। मैंने मान लो दोनों को लिया, एक को θ1 लिया, एक को θ2, तो एक माइनस एक प्लस, लिमिटें लगा दी, सॉल्व करने पर मेरी ये वैल्यू आ गई। ये तो मेरी अलोंग द वर्टिकल ऊपर की तरफ आई है, जिसे मैं इसकी एक्स एक्सिस बोलूंगा, वैसे वो मुझे वर्टिकल लग रही है। अच्छा दूसरे केस में जो इसके लिए वर्टिकल आ गई वो d cos थीटा है, इसको भी सिमिलरली बिल्कुल ऐसे इंटीग्रेट कर लो तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। यार हमारे लिए तो ये ऐसे लग रही है एक्स एक्सिस, ये इधर को आई है, ठीक है ना। और इसके लिए ये हम क्या लेंगे, वर्टिकल एक्सिस लेंगे, क्योंकि ये उस लाइन के अंदर है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है अपवर्ड में हॉरिजॉन्टली है तो राइट में। अब इसके स्पेशल केस है, अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज रॉड मान लीजिए मेरी बिल्कुल मतलब सेमी इनफाइनाइट होती, सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझते हो यार, ये पॉइंट यहाँ की बजाय शुरू होने से ये यहाँ से शुरू हो रही होती, तो θ1 की वैल्यू तो अपने आप ही 0 बन गई, θ2 की वैल्यू 90 बन जाती इनफाइनाइट के केस में। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, दोनों एक Ex निकाला था एक Ey निकाला था, दोनों की वैल्यूज का रिजल्टेंट निकाल करके ये वैल्यू आ जाएगी। और टेन थीटा क्या होगा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो दोनों बराबर आ रही हैं, तो दोनों देखो यहाँ पे Ex भी वही है, Ey भी वही है, तो टेन थीटा 1 आ जाएगा, थीटा यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। दूसरा केस बताया, अगर वायर इनफाइनाइट होगा, वायर इनफाइनाइट होगा तो फिर ध्यान से सुनो यार, वायर इनफाइनाइट का केस क्या होगा, ये और लेंथ और लेंथ और लेंथ, तो आप एक चीज देखेंगे ये एंगल बढ़ता चला जाएगा और ये एंगल 90 बन जाएगा, θ1 भी और θ2 भी। मैंने कल भी बताया था, एक बिल्डिंग को अगर हम, एक पेड़ है वो बिल्कुल हमारी हाइट का है तो हम सामने से देख रहे हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ट्री की वो, और हमारी जो फेस है उसका एंगल भी इंक्लिनेशन होता चला जाएगा, इनफाइनाइट के लिए वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों केसेस को 90-90 ले लेंगे, θ1 को भी θ2 को भी, तो x की इनकी वैल्यूज में पुट करेंगे, Ex की 0 आ जाएगी, Ey की वैल्यू जो होगी वो 2k लैम्डा बाई a आ जाएगी, तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी इसकी। डन, ओके नाउ अब हमारे पास में एक केस आ रहा है कि अगर रिंग का पूरी रिंग को ना लेकर के हमने क्या कहा, एक एलिमेंट्री पोर्शन है जो चार्ज्ड है और हम उसकी वजह से कोई रिंग कोई एक छोटे कोई पोर्शन है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब ऐसे समझ लो, पहले वाला केस जो था रिंग वाला, उसमें एक कड़ा था पूरा चार्ज था, उसके सेंटर से कोई एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। अब ये कड़े का कुछ पोर्शन ले लिया, यानी कि से कोई भी लेंथ ले ली, अब उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे क्या बन गया यार, एक ये पॉइंट ले लिया इनिशियली और ये क्या बन गया हमारे पास में बी ले लिया फाइनल। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये एक इनिशियल है और एक क्या है मेरे पास में फाइनल है, ठीक है। अब छोटा सा, अब मेरे को अब ध्यान से सुनना है फिर आपको, ये पूरी की पूरी इस ए से बी तक का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। मैंने कहा भाई अब हमने यहाँ पे एक पूरे का चार्ज कितना ले लिया था, वही इस पूरी आर्क का चार्ज मेरे पास में मान लो चार्ज क्यू है, ठीक है। मुझे चार्ज इसकी लेंथ का वैल्यू छोड़ दी, लेंथ एल है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई यार, ठीक है। अब मैंने एक एलिमेंट्री पोर्शन माना, ये बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया, ये समझो dl, इसका लेंथ कितना है बेटा, रेडियस कितना है इस आर्क का r, थोड़ा ध्यान से सुनना है यार बेटा, सेक्टर फॉर्म लगाना पड़ेगा, ये r इसका रेडियस है, एंगल मैंने इसका कितना मान लिया d थीटा, तो कोई dl की वैल्यू बता सकता है मुझे, हाँ रेडियस इंटू dl की वैल्यू क्या होगी यार, तुमने पढ़ा है ना सेक्टर फॉर्म में, अगर कोई ऐसे वैल्यू होती है